नमस्कार। सवाल आज का देखने अब सब मैं हूं आपके साथ साहिल के। 20 जुलाई को दिल्ली का जंतर मंतर और श्रीनगर की सड़कों पर जम्मू कश्मीर की सियासत का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर संसद के मानसून सत्र के पहले दिन जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेगी, तो दूसरी ओर भाजपा कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार की कथित विफलताओं के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेगी। भाजपा का आरोप है कि उमर सरकार बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, खराब प्रशासन, जन सेवाओं की बदहाली और विकास जैसे मूल मुद्दों पर पूरी तरह नाकाम रही है तथा राज्य का दर्जा मुद्दा उठाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने एनसी के प्रदर्शन को पिकनिक और प्लेजर ट्रिप बताते हुए इसे जनता को गुमराह करने का प्रयास कहा। दूसरी ओर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी तभी जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल होगी जब एजेंडा में अनुच्छेद 370 की बहाली और राजनीतिक कैदियों की रिहाई प्रमुख मांग होगी। भाजपा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि संसद द्वारा लिया गया अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला कभी वापस नहीं होगा। ऐसे में 20 जुलाई सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि राज्य का दर्जा, अनुच्छेद 370, सुशासन, बेरोजगारी और जम्मू कश्मीर की भविष्य की राजनीति पर सीधी सियासी जंग का मंच बनने जा रहा है। इस पर हम चर्चा भी करेंगे। दो खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे हम इस चर्चा में जानेंगे आखिर आगे समीकरण क्या कुछ बनते हुए नजर आएंगे। दो खास मेहमान अहमद यास हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट, धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। और दिनेश मल्होत्रा जी हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट, धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। शुरुआत अहमद यास सर से करूंगा मैं। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि राज्य का दर्जा बहाल करना जम्मू कश्मीर के लोकतांत्रिक अधिकारों का सवाल है, जबकि भाजपा इसे सरकार की विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, उनकी नाकामियां, उनका डिलीवरी ना करना, दैट इज लेफ्ट टू देम। वो उनका कॉल है। बुनियादी चीज ये है कि अभी स्टेट को रेस्टोर करना, अगर हम ये भी मान लेंगे कि सब पॉलिटिकल पार्टीज के पास इशू है, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये गवर्नेंस के लिए है, गवर्नमेंट के लिए, उन लोगों के लिए, उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है। सो दैट मीन्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए प्रायोरिटी है कि स्टेट को रेस्टोर किया जाए। अगर हम ये कहेंगे कि ये सारी जम्मू कश्मीर के लोगों का मामला है, शायद ये हम तब मान लेते जब हम शायद इसका कोई लाभ ले सकते थे। जहां हमने देखा है, जम्मू कश्मीर पहले भी एक राज्य रहा है, फुल फ्लेजेड राज्य रहा है, और उसके साथ साथ 370 के तहत अंतर्गत इनके बड़े पावर्स भी थे। तो तब भी कोई सिचुएशन बहुत ज्यादा नहीं बदल गई जो हम कहेंगे कि यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल या बाकी स्टेट से कहीं ज्यादा है। शायद कदरे खराबी है, कोई ज्यादा बेहतर सिचुएशन नहीं है। लिहाजा हम ये मान के चलेंगे कि असल प्रॉब्लम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत चलाने में है, क्योंकि उनके लिए सचमुच लिमिटेशन नजर आ रही है, पावर्स कम आ रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन, उनके रिस्ट्रिक्शन आ रहे हैं काम करने में। दैट इज एग्रीएबल। और वो नहीं चाहते कि वो रिस्ट्रिक्शंस में रहे, वो चाहते हैं वो खुलेआम, खुले तौर ऐसा ही काम करे जैसे वो पहले काम करते थे जब स्टेट पूरा फुल फ्लेजेड राज्य था। तो ये हम मान लेंगे कि ये दिक्कतें हैं। तो अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो मानने वाली बात नहीं है। यस, जहां तक अब उन्होंने ये प्रोसेस किया जो जंतर मंतर का मामला है, शायद मेरा मानना है उन्होंने इसमें, इस प्रोसेस में या तो जल्दबाजी की या गलती कर रहे हैं, या कोई सियासी मफाद ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अगर वो सीरियस इस चीज को लेकर होते तो शायद वो सब उनको कॉन्फ्रेंस में लेकर सबसे मशवरा करके एक लाई अमल बना लेते। लेकिन ये कहना कि ये ध्यान भटका रहे हैं, शायद ध्यान भटकाने की बात नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। उनके लिए सचमुच ये मुद्दा है। अब शायद वो एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश करेंगे। एक जहां तक हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टेट को रेस्टोर करते करते, और दूसरा इसे एक मैसेज भी देने की कोशिश करेंगे लोगों को कि भाई हम स्टेट को भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो एक पहलू इसमें हो सकता है। बाकी ध्यान भटकाने की शायद इसमें वो नहीं होगा। दे मीन इट, नेशनल कॉन्फ्रेंस वांट्स कि इसको रेस्टोर किया जाएगा। अब आगे क्या होगा वो आगे देखने की बात है। जहां तक मेरा मानना है शायद आगे प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक तो पूरे जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज इसके साथ में नहीं है, और अगर साथ में भी होते, उनके सपोर्ट में होते, शायद तभी यह मुश्किल था। क्योंकि बीजेपी इसको अपने टाइम से करेगा, अपने कंशन से करेगा, अपने जब वो चूज करेंगे तभी करेंगे। और उनकी कमिटमेंट भी है, वो भी इसके एडवर्स नहीं है कि हमने स्टेट को रेस्टोर करना नहीं है। वो भी इसके खिलाफ नहीं है। अलबत्ता वो 370 के खिलाफ हो सकते हैं,
जो शायद दिक्कतें होंगे रेस्टोर करना। लेकिन स्टेट को रेस्टोर करना इवन बीजेपी के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट करा है। अब यही है कि इसका राइडर कि किस वक्त पर अप्रोप्रिएट टाइम, वो अप्रोप्रिएट टाइम अगर सूझबूझ होता, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के पास सूझबूझ होता, वो अप्रोप्रिएट टाइम के लिए शायद बीजेपी को कन्विंस करते और कोई ना कोई रास्ता निकाल देते। अनफॉर्चुनेटली वो उसमें नाकाम हो रहे हैं। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को सबसे बड़ा मुद्दा बता रही है, जबकि भाजपा रोजगार, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं को प्रमुख मुद्दा बताती रही है। जनता किस नैरेटिव के साथ जाएगी? ये नैरेटिव है भी है या नहीं? देखिए साहिल जी, आपका शुक्रिया। मेरे को पैनलिस्ट अहमद साहब को गुड इवनिंग मेरी तरफ से। जैसे आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बेसिकली पॉलिटिकल कंपटीशन चल रहा है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। अगर पॉलिटिकल पार्टीज इतनी सीरियस होती तो सब एक सेम पेज पे आती। ये ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यूनानिमस डिसीजन लिया, लेकिन ये जो स्टेटहुड है ये तो सभी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, अब अपनी पार्टी हो। लेकिन आज आज की डेवलपमेंट देखिए। आज जो पीडीपी की चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी का जो ट्वीट आया, जो लेटर उन्होंने लिखी है, वो क्लियर इंडिकेशन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो रीजनल पार्टीज हैं वो भी यूनाइटेड नहीं है। अपनी पार्टी ने भी आज अनाउंस कर दिया कि हम स्टेट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में हम नहीं जाएंगे। सजाद लोन की जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक चल रही है। बीजेपी ने अपना एजेंडा शुरू कर दिया कि हम जो सरकार की फेलियर हुई है हम उसको लेके कर रहे हैं। तो ये अपनी अपनी सब पॉलिटिकल पार्टीज राग अपनी अपनी डफली डफली बजा रही बजा है। रहे हैं। कोई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें सीरियस नहीं है। अगर पॉलिटिकल पार्टी सीरियस होती तो सभी पॉलिटिकल पार्टी सेम पेज पे आती, जैसे लद्दाख में हुआ। लद्दाख में हमने देखा कि कारगिल और लेह ने अपने अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को छोड़ के उन्होंने मिलकर स्ट्रगल किया। उनको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, उनकी एजिटेशन का रिजल्ट तो निकलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके साथ कांग्रेस सपोर्ट कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। बाकी जो बाकी जो नेशनल पार्टीज हैं, जो दूसरी रीजनल पार्टी हैं जम्मू कश्मीर के अलावा, 52 जो लीडर्स को, जो पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो लेटर लिखी थी, अब ये 20 को एक क्लियर होगा कि उनमें से कितनी पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करती हैं। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ही दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इनको सपोर्ट कर रही हैं अभी तक। अगर सीपीआईएम की बात करें तो जो उनके एकमात्र जो एमएलए हैं, तारिक हामी, मोहम्मद यूसुफ तारिक हामी, उन्होंने भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि पहले हमें जो अपने घर से शुरू करना चाहिए था, जम्मू कश्मीर में कंसेंसस बनाना चाहिए था, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को सेम पेज पे लाना चाहिए था। तो तब जाके हमें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट करना चाहिए था। आज की डेवलपमेंट मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती, पीडीपी ने जो स्टेटमेंट इशू किया है, तो मुझे लगता है कि इस जो सब सोच रहे थे कि सब मिलकर सारे करेंगे, उसको सबसे बड़ा सेटबैक है। क्योंकि पीडीपी को ये लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी कंपटीटर है कश्मीर घाटी में, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस सारे इशू का पॉलिटिकल क्रेडिट क्यों लेने दें। पीडीपी भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि पीडीपी का मेन राइवल तो वैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो वो क्यों चाहेगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड के मुद्दे पे क्रेडिट ले। तो इसलिए पीडीपी एक तरह से एक, एक मतलब पीछे पीडीपी ने एक बैक ट्रैक कर रही है इसको, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी ने ऑलरेडी कर लिया। तो अब मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे। बाकी आउट ऑफ जम्मू कश्मीर की जो पार्टीज है वो कौन कौन सपोर्ट करती है, 20 को ये सामने आएगा, डिसाइड होगा। मैं आपसे कर करूंगा। सर, जिस तरह महबूबा मुफ्ती का जो बयान सामने आया है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने कहा है कि केवल राज्य का दर्जा मांगना पर्याप्त नहीं है और अनुच्छेद 370 की बहाली को भी आंदोलन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, जैसे हमारे अभी दोस्त ने बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास इवन स्टेटहुड रेस्टोर करना भी इशू है। अब इस वक्त इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस फंस गई है क्योंकि वो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है। लेकिन अदरवाइज ऑल्सो मान लीजिए कल को पीडीपी ही गवर्नमेंट में होगी, उनको भी तो ये दिक्कतें सामने आ जाएंगी। तो महबूबा मुफ्ती ने क्यों नहीं लड़ा यूटी में इलेक्शन? बिकॉज शी पॉसिबली न्यू दैट देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, देयर इज अ लिमिटेशन इन द पावर्स। तो दैट मीन्स ये दिक्कतें सबके लिए है। ये जरूरी नहीं है कि कल को नेशनल कॉन्फ्रेंस ही दोबारा हुकूमत में आएगा, कल को पीडीपी भी आ सकता है। तो इसलिए ये इशू हर एक के पास है। ऐसे में अपनी पार्टी भी चाहती मानती होगी कि शायद हम आगे गवर्नमेंट बनाएंगे,
बाकी भी सोचते होंगे हम आगे गवर्नमेंट बनाएंगे, लिहाजा वो चाहेंगे कि हमारे को फुल फ्लेज्ड पावर्स हो। तो उस लिहाज से ये जो मामला है स्टेटहुड को रेस्टोर करने का, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज के पास है। लेकिन जैसे हमारे दोस्त ने बताया, यस, इट्स ए मैटर ऑफ पॉलिटिक्स। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये सोचा कि मैं अकेले से करूं, उनको क्यों पूछूं, जिसका तस्दीक फारूक साहब ने भी किया कि भाई जिसको आना है वो आ जाए और हम थाली लेकर क्यों जाए। तो उन्होंने भी सोचा कि अपने हिसाब से हम कर लेंगे, अलग से कर लेंगे। और अब चूंकि बाकी पॉलिटिक्स पार्टीज है वो ये चाहेंगे कि चूंकि हमारे से कोई मशावरत नहीं हुई, हमारे से कोई बातचीत नहीं हुई, कोई ज्वाइंट स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश नहीं की गई, तो हम फॉलो क्यों करें एजेंडा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बेशक सही बोलते होंगे। अगर वो भी मानते हैं कि ये स्टेट रेस्टोर करना जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है सही बोल रही है, लेकिन वो ये सोचते होंगे कि भाई हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को किस चीज को लेकर क्यों फॉलो करेंगे, इसके बावजूद की बात सही है। तो उन्होंने बाकी इश्यूज में डाल दिए, वो इश्यूज डाल दिए जो लोगों के सेंटिमेंट्स को टच करते हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कमिटमेंट करी है इलेक्शन के दौरान। तो एज सच इन ए वे तरीके से ये डिफ्यूज हो गया उनके लिहाज से पार्टिसिपेट करना। तो मैं इस चीज को इस तरीके से देख रहा हूं, जहां तक आपने सवाल पूछा पीडीपी को, पीडीपी हैज वेरी टैक्टफुली acknowledged it also and did not participate also. अल्टीमेटली रिजल्ट ये होना चाहिए था कि वो पार्टिसिपेट करे, लेकिन उन्होंने शर्त के साथ हम इसके साथ है, लेकिन सेंट्रल पॉइंट जो है वो उसका स्पेशल स्टेटस बनाया जाए और 5A के तहत और डिटेन्यूज को छोड़ने का जो भी उनका रिव्यू करने की बात है, वो चूंकि टच करते हैं, दे टच द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल एंड कोर एजेंडा जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा है, तो उन्होंने उसको टच करा, तो इसलिए उसको वहां से उन्होंने जाने नहीं दिया बाहर। वायर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैन ऑल्सो रिफ्यूज दैट। कल को ये कहेगा नहीं जी पीडीपी ने गलत बोला है बात, पीडीपी ने रिफ्यूज किया लेकिन लॉजिक के साथ कोई बात लेकर। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि उन्होंने बड़ी चालाकी और सोशली बड़ी मैच्योर तरीके से रिफ्यूज कर दिया। अब उनको करना चाहिए था रिफ्यूज, नहीं करना वो दूसरी बात है, लेकिन उन्होंने बहुत ही तरीके से काफी दानाई के साथ उन्होंने बात को सामने रखा। हमें यह एतराज है कि इसके साथ में जो कोर आइडिया होना चाहिए, कोर एजेंडा होना चाहिए, वो स्पेशल स्टेटस होना चाहिए, और डिटेन्यूज की बात होनी चाहिए, वो जमीन और जॉब्स की राइट्स की बात होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, तो उसको लेकर उन्होंने रिफ्यूज किया। नहीं तो जैसे वी आर ऑल्सो विद इट, बट असली मुद्दा जो है वो इसके साथ किया जाए, तो इस लिहाज से उन्होंने अपने आप को अलग भी किया और बात भी करी। तो कुल मिला के बहुत दानाई और पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ उन्होंने बात करी। ठीक है सर, मैं करता हूँ दोबारा, मैं दिनेश सर का रुख करूँगा। अच्छा दिनेश सर, जिस तरह से उमर साहब पहले क्लाउड बर्स्ट की बात कर रहे थे, उसके बाद प्रोटेस्ट से पहले, सेशन से पहले वो बात कर रहे थे कि मेजर रिशफल जो है वो किया जाएगा, पर ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। और उसके बाद स्टेट बहाली को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन, और जहां पर कहीं ना कहीं एनसी के अंदर मतभेद भी चलते हुए नजर आ रहे थे, ये खबरें भी सामने आ रही थी। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को साइड पर रखकर इन चीज़ों को भुलाने के लिए ये एक पहल की गई ताकि सब एक साथ एक मंच पे आ जाएं। देखिए साहिल जी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, किस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी को ले लो, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जनता फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती। उन सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनकी अपनी पॉलिटिक्स, और वो पावर में कैसे रहेंगे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी लगता है कि ये इशू है, स्टेटहुड इशू है, क्योंकि हमने भी प्रॉमिस किया था अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में, स्टेटहुड को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक रेजोल्यूशन भी मूव किया था। लोगों का प्रेशर बढ़ रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर कि आप स्टेटहुड को लेकर कुछ कोई एजिटेशनल मोड क्यों अडॉप्ट नहीं करते, आप अब चुप क्यों बैठे हो। तो एक तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये फैसला कर लिया है कि हम लोग दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट करते हैं, सेंटर को मतलब सेंटर को ये कहते हैं कि अपना जो कमिटमेंट आपने की है उसको पूरा करो। तो दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये भी लगता है कि इस मुद्दे को लेकर अगर पॉलिटिक्स चलती रहे, तो एक मतलब पॉलिटिकल वातावरण गर्म रहे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो रिपोर्ट्स आ रही है कि कोई इंटरनल डिफरेंसेस हैं, वो भी डिफरेंसेस थोड़ी देर के लिए दबे रहेंगे जब तक ये मूवमेंट सही। चलती रहेगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहती हैं कि वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम ऐसे मुद्दे को टच करें जो जनता के लिए इमोटिव मुद्दा हो, तो ताकि जनता की अटेंशन भी जो हमारा फेलियर है उससे डाइवर्ट रहे, और जो पॉलिटिकल अपनी पार्टी के अंदर जो लोग डिसेंट लोग हैं, जो डिसेंट वॉइस हैं, जो एक तरह से हम कहें कि जो खुश नहीं है, जो मंत्री, कुछ कोई मंत्री बनना चाहता है, कोई
मंत्रियों से कुछ नहीं है, तो उन लोगों को भी कंट्रोल में रखा जाए। तो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी अच्छा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोटेस्ट कर रही है। अब जैसे पीडीपी ने अपना एजेंडा इंप्लीमेंट किया, पीडीपी ने राइडर लगा दिया कि 370 और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को की रिलीज को भी इशू बनाया जाए। तो पीडीपी अपनी पॉलिटिक्स खेल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब लगता है कि हम अकेले प्रोटेस्ट करेंगे कांग्रेस के साथ तो हमें इसका पॉलिटिकल बेनिफिट होगा, हम कश्मीर में लोगों के सामने ये एक फेस सेविंग होगी, हम कहेंगे कि हमने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, हम इसको एक मतलब फेज मैनर में से एजिटेशन को चलाएंगे, पहले दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे। इसलिए अगर एजिटेशन आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेगी, सरकार को बने हुए अगले अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे, तो फिर 2 2 ढाई साल इसी में निकल जाएंगे, सरकार भी चलती रहेगी। कब एग्जैक्टली। स्टेटहुड देना है, कब स्टेटहुड इन्होंने देना है सेंटर ने, ना जम्मू कश्मीर बीजेपी को मालूम है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को मालूम है, सिर्फ केंद्र सरकार को मालूम है कब देना। एजिटेशन भी चलती रहेगी, सरकार भी चलती रहेगी, पब्लिक में फेस सीलिंग भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो गई। और पीडीपी भी अपनी जगह ठीक है, उनको लगता है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को कॉर्नर करने के लिए हमारे पास यही मुद्दा है। तो ये पॉलिटिक्स चलती रहेगी, ये ऐसा ही सिस्टम चलता है पॉलिटिक्स में, ऐसे चलता है। आपने देखा होगा किस तरह से दिल्ली में जब यूटी केजरीवाल की सरकार थी, वो भी सरकार के साथ कन्फ्रंटेशन लेते रहते रहते थे, तो 5 साल तक उन्होंने सरकार चला ली। तो वैसे ही मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस कंफर्टेबली सरकार चला लेगी, लेकिन कन्फ्रंटेशन थोड़ी थोड़ी केंद्र के साथ लेती रहेगी, ताकि कश्मीर में अपनी पॉलिटिक्स वो करते रहें। सर मैं करता हूँ रुकमा अमया सर, 20 जुलाई को एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर एनसी का प्रदर्शन और दूसरी तरफ श्रीनगर में भाजपा का विरोध प्रदर्शन, कैसे जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा दिन माना जाए? शक्ति प्रदर्शन दोनों पार्टियां करेंगी, दोनों मुख्य और बड़ी पार्टियां जम्मू कश्मीर की। बिल्कुल। पहले तो दिनेश जी नाम है ना हमारे दूसरे पैनलिस्ट का। दिनेश जी ने बड़े आई मीन बहुत ही खूबसूरती के साथ सारे को कवर कर दिया। मतलब मेरे मन की बात, मेरे जहन में भी यही बात थी कि जो उन्होंने कह दिया। पहली बात, आई कॉम्प्लीमेंट हिम। वन सेकेंड, जहां थैंक यू, तक थैंक जंतर मंतर और कश्मीर में, उस वक्त जम्मू कश्मीर में दो प्रोटेस्ट होने की बात है। एक जंतर मंतर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी, और दूसरा बीजेपी कश्मीर में। वेल जो इनका जो प्रोटेस्ट है ये लेकर के जो आउटसोर्सिंग हुई है एम्प्लॉयमेंट की, बीजेपी को जो प्रोटेस्ट करना है, well that deserves a protest, that deserves raising the voice, क्योंकि वो मुद्दा ही ऐसा है, आउटसोर्सिंग का मुद्दा है, जहां एम्प्लॉयमेंट की कोई गारंटी नहीं है, सर्विस की गारंटी नहीं है, क्वालिटी की गारंटी नहीं है, और बैकडोर होने का इम्कान है, करप्शन होने का इम्कान है, फेयरनेस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं। तो इसलिए मुद्दा बनता है, उसको उठाने का मुद्दा बनता है। अब सवाल यह है कि क्या ये मुद्दा जब पहले भी बात आई थी, क्या इसी दौरान करना है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जंतर जाएगा, उसी दिन ये यहाँ जाएंगे? तो ये लग रहा है कि इट इज ए काउंटर टू दैट। एक तो हो गया कि हमने कुछ हो ना हो, लेकिन हमने वैसे भी इशू उठाना है, जायज बनता है इशू है। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है, टाइमिंग्स का जो मामला है, इट्स इंटरकनेक्टेड। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, मेरा मानना है, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट ना करते, शायद बीजेपी नहीं करता। और मेरा इसके पीछे यही लॉजिक है, अगर बीजेपी को करना ही था, इसे इसके बाद में कर सकते थे या इससे पहले कर सकते थे, क्योंकि ये रातों रात ये जो मुद्दा नहीं आया, ये 2 साल से 2 महीने से गरमा रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है ये दोनों जो है इंटरकनेक्टेड है। बीजेपी ने इसीलिए प्रोटेस्ट की कॉल दी 20 तारीख को, क्योंकि जंतर मंतर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो ये उनके खिलाफ इन ए वे, नॉट दैट इन फेवर ऑफ, एक मुद्दा लेकर अगेंस्ट द नेशनल कॉन्फ्रेंस, मे बी नॉट इन फेवर ऑफ द आउटसोर्सिंग। अब वो दूसरी बात है, मुद्दा आउटसोर्सिंग का है, हो सकता है उसमें कुछ फायदा हो जाए, उसमें सपोर्ट हो जाए, लेकिन ये मेरा मानना है ये उसी के चलते हुआ। नहीं तो शायद अगर यही था, ये पीछे भी कर सकते थे, आगे भी कर सकते थे। ये उसी के तनाजुर में है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना है और हम इनके खिलाफ यहाँ पर करेंगे, जबकि बीजेपी खुद रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट के हक में है। अगर वो रेस्टोरेशन के स्टेट में ना होती, तो शायद पार्लियामेंट में कमिटमेंट नहीं होती कि हम इसको रेस्टोर करेंगे। अब यह है कि राइडर उसमें है अप्रोप्रिएट टाइम, दैट अप्रोप्रिएट टाइम परहैप्स, अगर मैच्योरिटी होती लीडरशिप में जम्मू कश्मीर में, सूझबूझ होता, शायद वो अप्रोप्रिएट टाइम के लिए गवर्नमेंट को कन्विंस कर सकते थे, बीजेपी हुकूमत को, विच अनफॉर्चुनेटली दे हैव नॉट बीन इन अ पोजीशन टू डू। यहाँ तो उमर साहब कह रहे हैं कि हमने ये बात करी, मैं करता रहा 2 साल, लेकिन उसने क्या बात करी वो वहीं तक महदूद रहा, श्रीनगर के दफ्तर और दिल्ली के दफ्तर में। लोगों के पास बात नहीं आई,
पॉलिटिकल पार्टीज के बात नहीं आई ताकि आगे का लाएमल किया जाता। तो इसलिए ये माना जाएगा कि इसमें एक छुपी छुपी हुई, जैसे धनीश जी ने बहुत खूबसूरती से कहा कि ये पॉलिटिक्स एक भी कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है और मुद्दा वही लटका रहा है। नहीं तो अगर शायद इसको सूझबूझ के साथ, दानाई के साथ सोचा समझा जाता है, ईमानदारी के साथ कि भाई नहीं ये मसला है, इसको हल करने की बात है, आई एम श्योर दिस वुड हैव बीन सॉर्टेड आउट, क्योंकि अप्रोच ही उसी तरीके से होता है। मैं करता हूँ दोबारा आपका सर, मैं रुक करूंगा दिनेश सर का। सर आउटसोर्सिंग को एक बड़ा मुद्दा जो है इसमें बनाया गया है भाजपा द्वारा, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? और एनसी का हमेशा आरोप रहा है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये शुरुआत जो है भाजपा के द्वारा ही की गई है। जैसे अहमद साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि ये तो मुद्दा पहले भी कहीं पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है। बीजेपी ने डेट एग्जैक्टली 20 तारीख इसलिए चुनी है कि बीजेपी एक तीर से दो निशाने करना चाहती है। एक तो बीजेपी चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां प्रोटेस्ट करे तो उसको इतने पॉलिटिकल इतनी कवरेज ना मिले, ताकि बीजेपी काउंटर प्रोटेस्ट करे कश्मीर में, बीजेपी को भी कवरेज मिले, तो दोनों बराबर मीडिया कवरेज दोनों को बराबर मिले। उनका प्रोटेस्ट भी हो जाए, हमारा भी हो जाए, वो काउंटर हो जाए। अगर वो अकेले करते तो उनको ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज भी कवरेज मिलती, मिलती है। पॉलिटिकल कवरेज भी मिलती। दूसरा, बीजेपी पिछले काफी सालों से कश्मीर में इन्वेस्ट कर रही है, काफी तरह से, मतलब हर तरह हर लिहाज से जी। बीजेपी अपना फुटप्रिंट बढ़ाना चाहती है कश्मीर वैली में। 2024 में बीजेपी को इतनी सक्सेस नहीं मिली, सिवाय अगर गुरेज की सीट को छोड़ दें तो बीजेपी कहीं फाइट में भी नहीं थी। तो लेकिन अब बीजेपी ने जो जो 20 का प्रोटेस्ट है, इसमें बीजेपी लीडरशिप ने ये डिसाइड किया है कि हम कश्मीर के हर इलाके से लोगों को मोबिलाइज करेंगे। बीजेपी एक टेस्ट करना चाहती है कि क्या हम लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं ऐसे इश्यूज पे जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो, नॉन इमोशनल इश्यूज हो। क्योंकि ये जो आउटसोर्सिंग वाला इशू है, ये इमोशनल इश्यूज नहीं है, ये लोगों के रोजगार के साथ जुड़ा हुआ है। तो बीजेपी को लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि अगर बीजेपी स्टेटहुड जब बाकी इशू टेकअप करती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 की डिमांड करेगी, तो बीजेपी कॉर्नर हो जाएगी, बीजेपी विल बी पुश टू वॉल इन कश्मीर वैली। लेकिन बीजेपी ने एक ऐसा मुद्दा चुना है कि जिसपे वो टेस्ट करना चाहती है कि क्या कश्मीर घाटी में हमारा आधार बढ़ सकता है। तो अगर 20 तारीख को बीजेपी देखते हैं कितने लोगों को मोबिलाइज करती है, कितनी कर सकती है, ये एक बीजेपी टेस्ट कर रही है। और दूसरा, जैसे अहमद साहब ने ठीक कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक काउंटर भी करना चाहती है बीजेपी। तो देखें 20 को क्या होता है, कितने लोग बीजेपी की रैली में आते हैं, बीजेपी के प्रोटेस्ट में आते हैं, ये उसी दिन क्लियर होगा। कितने जम्मू से गए हैं, कितने कश्मीर वैली से पार्टिसिपेट किए हैं, ये उस दिन क्लियर होगा कि क्या बीजेपी इतने सालों से जो कश्मीर में काम कर रही है, कि क्या उसका कोई रिजल्ट ग्राउंड पे मिला है या सिर्फ कागजों पे। और क्योंकि अगर बीजेपी का रिकॉर्ड देखें तो 2 लाख बीजेपी का वहां पे मेंबरशिप हुई है बीजेपी की कश्मीर घाटी में। तो जबकि 2024 के लोकसभा और 2024 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को 2 लाख वोट तो मिला नहीं, मेंबर, इट मींस के जो उनके मेंबर्स हैं उन्होंने भी वोट नहीं डाला। तो इसलिए बीजेपी टेस्ट करना चाहती है कि क्या हमारा आधार बढ़ा है या नहीं बढ़ा। अहमद सर, विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार राज्य का दर्जा इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनकर सामने आया है, तो इससे क्या आपको लगता है कि केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार के संबंधों में किसी भी तरह का कोई असर पड़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल पढ़ने के इम्कान आता है। अगर शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले में कर लेता तो शायद इसको ज़्यादा सीरियस भी नहीं लिया जाता और ना शायद इससे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि इसमें जो इंडिया ब्लॉक की इन्वॉल्वमेंट हुई और वो भी कांग्रेस को लेकर, तो शायद खटास पैदा हो सकती है, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि दे वांट टू सी कांग्रेस मुक्त भारत। तो वो नहीं चाहेंगे कि भारत, ये कांग्रेस ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आ जाए। अकेले में वो क्या भी करेंगे पार्लियामेंट या पार्लियामेंट से बाहर, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आना, तो मुझे लगता है कि इसको गुड टेस्ट में नहीं लिया जाएगा, ये बुरा माना जाएगा। और मुझे लगता है कि इससे शायद कोई आगे दिक्कतें ना हो। मेरा मानना है कि शायद दिक्कतें होने की चांसेस है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहेगी कि कम से कम कांग्रेस, पहले तो वो नहीं चाहेगी कि इसके ऊपर प्रोटेस्ट हो, वो भी जंतर मंतर पर, इसलिए कि कमिटमेंट ऑलरेडी है देने की। अब कब देना है, क्या देना है, उसके लिए शायद बातचीत किया जा सकता है अगर चाहते तो। मेरा अभी भी मानना है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का अप्रोच, तरीक़ाकार सही होगा तो शायद वो दे भी सकते हैं। क्योंकि अगर उनका ये मानना है कि स्टेट को, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने से शायद सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ सकते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज का मामला है, तो शायद जब 2019 में जम्मू कश्मीर फुल फ्लेज स्टेट में थी,
तब तो हालात बहुत बेहतर हो चुके थे 90 से 1990 से लेकर 1990 में हालात तो बहुत खराब थी। तो 2019 को जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुई तब तो हालात बेहतर हो चुके थे, तब तो तभी तो स्टेट थी। तो इसका मतलब है स्टेट के चलते भी यहाँ के हालात को, जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर बनाया गया था। तो ये कहना कि अगर हम स्टेट वापस ले लेंगे, दे देंगे, तो शायद सिचुएशन खराब हो जाएगी, आई डोंट सी दैट्स इशू। इट इज ओनली बिकॉज इट्स पॉलिटिक्स इज इन्वॉल्व। बीजेपी ने भी पॉलिटिक्स खेली है, ये जानकर कि भाई हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को एम्पावर क्यों करें। जैसे दिनेश जी ने सही बोला, हर एक को अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात है, पार्टी की इंटरेस्ट की बात है, तो वो चाहेंगे कि क्यों हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को एम्पावर करें। नहीं तो स्टेट हुड रेस्टोर करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, उनका कमिटमेंट भी है और वो समझते हैं कि स्टेट हुड रेस्टोर किया भी जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब यही है कि अप्रोच जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा वो शायद बीजेपी एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक ये उनका प्रोटेस्ट करना और दूसरा कांग्रेस को लेकर करना, मुझे लगता है ये इससे शायद खटाई में मामला पड़ सकता है। ठीक है सर, मैं रुक करूंगा दिनेश सर का। सर, जो 20 जुलाई का राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन है, वो आने वाले जो चुनाव हैं, यूएलबी चुनाव की अगर हम बात कर लें या बात कर लें पंचायत चुनाव की, तो क्या उसमें उन चुनावों की रणनीति का शुरुआती संकेत हम इसको मान सकते हैं? नहीं साहिल जी, मुझे नहीं लगता इसका कोई ना इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स से इसका कोई लिंक है, क्योंकि चुनाव होंगे नहीं होंगे, मुझे तो अभी इस पे बड़े मतलब आई एम नॉट श्योर ये चुनाव होंगे। क्योंकि कोई भी आप हमने अगर जम्मू कश्मीर का हम इतिहास देखें कि जो भी सरकार जम्मू कश्मीर में सत्ता में रही, उसने कभी भी पावर को डिसेंट्रलाइज नहीं किया। चाहे वो एक पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, तब भी अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन नहीं हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों ने कभी यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश ही नहीं की। तो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी 2 बार रही, तब भी पंचायत के चुनाव इतने इफेक्टिव नहीं हुए। ठीक है, कांग्रेस ने 73rd और 74th अमेंडमेंट जो जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड हुआ अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसमें कांग्रेस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन चुनाव होंगे अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के, अभी मुझे इस पे शक है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन इलेक्शन को लेके कोई नहीं, इस रैली में जो 20 को शक्ति प्रदर्शन आप कह रहे हैं, इसका इलेक्शन के साथ कोई लिंक नहीं है। ये अपने फ्यूचर को लेके सारी पॉलिटिक्स बन रही है कि हम अगले जो चुनाव होंगे विधानसभा में उसकी स्ट्रेटेजी चल रही है, उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। अगले चुनावों के लेकर तैयारी है। अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत का मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई लेना देना। ठीक है सर, धन्यवाद, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ दिनेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और अहमद आज सर, आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। काफ़ी अहम बातें आपने रखी हैं। हम देखते हैं क्या कुछ बदलाव होते हैं। 20 तारीख आखिर अब दूर तो नहीं है। 20 जुलाई जम्मू कश्मीर की राजनीति के लिए बेहद अहम दिन साबित हो सकता है। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को राष्ट्रीय मंच पर उठाएगी, दूसरी तरफ भाजपा कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार की कथित विफलताओं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरेगी। वहीं पीडीपी ने अनुच्छेद 370 और राजनीतिक कैदियों की रिहाई को बहस के केंद्र में लाकर विपक्ष के भीतर भी नई चर्चा छेड़ दी है। अब सबकी निगाह इस बात पर होगी कि 20 जुलाई का यह शक्ति प्रदर्शन जम्मू कश्मीर की राजनीति को किस नई दिशा में ले जाता है। सवाल आज का में इतना ही। द अर्थ न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।